हेलो नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं वीरपाल वर्मा और आज आप मेरे साथ देख रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए फिजिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस, जिसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस से। तो हमारा जो सिलेबस है वो स्टार्ट होता है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, जिसमें हम इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारा सिलेबस है इसके दो पार्ट बनते हैं। एक पार्ट ए और दूसरा पार्ट बी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट ए की, जिसका नाम है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ फिजिक्स, इसके फर्स्ट सेमेस्टर में दो पार्ट बनाए गए हैं। पहला पार्ट ये है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स और दूसरा जो पार्ट है वो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन वाला। तो सबसे पहले हम बात करें इसमें जो हमारा पार्ट ए है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स, इसमें क्या क्या सिलेबस में हमारे रखा गया है उसको अगर हम देखें तो इसकी जो फर्स्ट यूनिट है यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। अलजेब्रा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बीजगणितीय सदिश। जिसको हम कहते हैं बीजगणितीय सदिश। तो इस पूरी यूनिट में हमें क्या क्या पढ़ना है उसका सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। ऐसे ही करके इस प्रकार से इसमें जो टोटल यूनिट्स बनती हैं वो टोटल 8 यूनिट्स बनती हैं। पार्ट ए में 4 यूनिट्स रहेंगी और पार्ट बी में 4 यूनिट्स रहेंगी। इस प्रकार से कोऑर्डिनेट सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू टेंसर, और उसके बाद ये हमारा पार्ट यहाँ से बी स्टार्ट होगा। पार्ट बी स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ से जो हमारा पार्ट बी का नाम है वो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, और इसकी जो यूनिट बनेगी डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी, मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट, वेव मोशन, ये लास्ट यूनिट है। तो सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं यहाँ पर। ठीक, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में बात करेंगे। हमने बात किया कि जो हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है इसको दो पार्ट में बांटा गया। पहला पार्ट ए है, दूसरा पार्ट बी है। हमारा जो पार्ट ए है इसका जो नाम है बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। दूसरा जो पार्ट हमारा बी है उसका नाम न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। ये हमारा दूसरा पार्ट है बीएससी फिजिक्स का फर्स्ट सेमेस्टर का। पार्ट ए बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स और दूसरा जो है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं।
ये हम पूरा जो कहानी है ये हम बात कर रहे हैं फिजिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो सबसे पहले ये है हमारी फर्स्ट यूनिट फर्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा यानी बीजगणितीय सदिश। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें हम थोड़ा बैकग्राउंड बनाते हुए चलेंगे, जिसमें आपने इंटर में भी ये चैप्टर पूरा रहा है फर्स्ट ईयर में और अब तो शायद इंटर में भी है। उसमें ये कहानी पूरी इसके पीछे की बताई जाती है कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होती है और स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है, उनको कैसे जोड़ते हैं कैसे घटाते हैं। तो इन सब की बात उसमें की जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट रोटेशन, दूसरा जो पॉइंट है हमारा रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन एज द बेसिस फॉर डिफाइनिंग स्केलर्स वेक्टर्स एंड सूडो स्केलर्स। यानी कि सबसे पहले हम इसमें क्या पढ़ेंगे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं और स्केलर्स क्या होते हैं। वेक्टर क्या होते हैं और स्केलर क्या होते हैं। जब हम इसके बारे में जान लेंगे तो उसके बाद हम इसके आगे का एनालिसिस करते हुए चलेंगे, यानी कि वेक्टर को कैसे जोड़ते हैं, स्केलर को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं और कैसे इनकी मल्टीप्लाई होती है और कैसे आगे चल करके यूज होंगे अन्य टॉपिक में। अन्य टॉपिक कौन कौन से, जैसे हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट रोटेशन, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन एज द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग स्केलर वेक्टर्स एंड सूडो स्केलर। तो हम जो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर से। इससे पहले भी हम एक ओवरव्यू बनाते हुए चलेंगे जो हमारा टॉपिक रहेगा पहले मेजरमेंट से। मेजरमेंट, इसकी कहानी को पढ़ते हुए हम चलेंगे कैसे मेजरमेंट लाया गया, कैसे इसको हम जो है प्रयोग करते हैं, कैसे क्वांटिटीज बनी, कैसे राशियां बनी और कैसे वहां से चल करके वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज बनी। तो वहां से तो हमारा जो हमें इसमें पढ़ना है, यहाँ से दूसरा जो टॉपिक चलता है सूडो वेक्टर्स में, इसमें इंक्लूड किया गया फिजिकल एग्जाम्पल्स, यानी कि उनके भौतिक उदाहरण देते हुए इसको समझना है कि आखिर सूडो फोर्स क्या होता है और कहाँ पर ये अप्लाई होता है और इस सूडो वेक्टर्स का काम क्या है। ठीक है, जैसे कि अगर वेक्टर ए है, इसका सूडो वेक्टर्स अगर ए ही रहता है तो ये क्यों होता है, तो इन सब की बात करते हैं। इसमें एक टॉपिक आएगा आगे चल कर के हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें रिफ्लेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, पैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है और रोटेशन ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए तो हमें इसमें पढ़ना है ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारी क्वांटिटीज होती हैं वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज, इनकी जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो उसमें इनका ज्योमेट्रिकल और फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, यानी जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होता है वो क्या होता है और जो फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है वो क्या होता है, उसकी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट यूनिट में स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी कि हमें बात करना है कि जो स्केलर्स होते हैं उनकी ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी जब तीन वेक्टर दिए होते हैं तब हम उनकी स्केलर प्रोडक्ट कैसे करते हैं, और जब तीन वेक्टर्स दिए होते हैं तब उनकी वेक्टर प्रोडक्ट्स कैसे होती है। यानी कि ये वाला जो हमारा टॉपिक है इसमें मान लीजिए कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी कोई तीन प्रोडक्ट हैं, तब यहाँ पर इनकी जो मल्टीप्लाई यानी इनका जो प्रोडक्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे यहाँ पर, अगर इनके प्रोडक्ट करने से कोई स्केलर क्वांटिटी जाती है
तो इसको बोलेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इन तीनों वेक्टर्स की प्रोडक्ट करने से अगर हमें मिलने वाली क्वांटिटी वेक्टर होती है तब हम उसको बोलते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसके बाद हम इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस और ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में भी बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है वेक्टर्स, यानी पोजीशन वेक्टर्स क्या होते हैं, कैसे इनका सेपरेशन होता है और कैसे ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स होते हैं। यानी कि एक पूरी श्रृंखला है जिसमें कई वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। पैरेलल वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, कंपोनेंट्स वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, लॉन्जिट्यूडनल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये सब की बात हम करेंगे। अभी ये हमारा एक ओवरव्यू है हमारे सिलेबस का, ताकि हमें ये पता लग जाए कि हमें इस सेमेस्टर के जो सेमेस्टर है हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें हमें एक खाका तैयार करने हैं कि इसमें पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे। ये तो एक मेन पॉइंट्स है, इसके अंदर भी हमें बहुत कुछ पढ़ना है। और ये जो पूरा सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं लगभग इस सभी सिलेबस समान ही रहता है। तो हम उस पूरी यूनिवर्सिटी, पूरे उत्तर प्रदेश की यूनिवर्सिटी को देखते हुए यहाँ पर इस सिलेबस को लेकर के चलेंगे। और हमें केवल थ्योरी नहीं पढ़ना, हम इसके न्यूमेरिकल्स को भी लेकर चलेंगे और हम अपने दैनिक जीवन में इनके उपयोग को भी देखते हुए चलेंगे, ताकि हम पढ़ तो रहें तो हमें ये भी पता चल सके कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारे दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होता है। तो उसकी भी बात करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट यूनिट वेक्टर अलजेब्रा। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना था, कोऑर्डिनेट रोटेशन, रिफ्लेक्शन। अब इसमें काफ़ी टॉपिक छूटे हुए हैं, जैसे यहाँ पे हमें पढ़ना है पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का ये पार्ट है। ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेशन हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है, डायलेशन हो जाता है, उसी के अंदर हमें पढ़ना है पैरेटी ट्रांसफॉर्मेशन। ये है हमारी फर्स्ट यूनिट। नेक्स्ट यूनिट की बात करें तो ये है हमारी दूसरी यूनिट, यूनिट 2 वेक्टर कैलकुलस। ये मैथमेटिकल है, क्योंकि ये जब हम मैथ पढ़ते हैं तो उसमें भी इसका यूज होता है। और फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स और मैथ दोनों एक दूसरे के सहपाठी माने जाते हैं लगभग, तो उसीलिए हम मैथ में भी कुछ फिजिक्स का पार्ट पढ़ लेते हैं और फिजिक्स में भी मैथ का काफ़ी पार्ट हम पढ़ लेते हैं। तो वहीं से है वेक्टर कैलकुलस। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वेक्टर कैलकुलस में, तो वो देखते हैं। लिखा है ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर, डिफरेंशिएशन और ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस। ये आपने जब इंटर में एक टॉपिक होता है मैथ के अंदर अवकलन और समाकलन वाला, उसके अंदर इसको पढ़ाया जाता है कि डाइवर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, और डिफरेंशिएशन कैसे, मतलब अवकलन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये पढ़ा है इंटर में। उसी का ये पार्ट है यहाँ पर जिसको हमें पढ़ना है, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। एंड लिखा है देयर सिग्निफिकेंसेस, उनके महत्व क्या है। वेक्टर इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी कोई वेक्टर है उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। जैसे कि आप अगर इम्पल्स पढ़ेंगे आवेग, तो उसमें आता है कि जो फोर्स होता है उसका जब हम समय के सापेक्ष इंटीग्रेशन करते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, इम्पल्स के बराबर। उसी प्रकार से है ये वेक्टर इंटीग्रेशन। उसके बाद हमें लाइन, रेखाओं के बारे में पढ़ना है। सरफेस फ्लैक्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। वॉल्यूम इंटीग्रल्स ऑफ वेक्टर, वेक्टर के माध्यम से वॉल्यूम वगैरह कैसे निकालते हैं उसकी बात करेंगे। और उसका जो इंटीग्रेशन आता है वो कैसे करेंगे उसकी बात करेंगे। आगे लिखा है इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड्स, ठीक है, यानी वेक्टर फील्ड। आगे ग्रेडियंट थ्योरम, आप कुछ थ्योरम स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे गॉस डाइवर्जेंस। गॉस की थ्योरम इंटर में भी फिजिक्स में आती है, उसको भी आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे ग्रेडियंट थ्योरम्स, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक कर्ल थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, इसकी हम बात करेंगे। और इतना बढ़िया से बताएंगे कि आप जो है जल्दी से भूलने की कोशिश भी नहीं करेंगे ये थ्योरम। अब चूंकि ये मैथमेटिकल है तो थोड़ा मैथ का भी पार्ट आ जाता है इसमें, इसीलिए जिनका मैथ कमज़ोर है उनको थोड़ी समस्या होती है, लेकिन आप
यकीन मानिए आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी अगर आप पढ़ते रहेंगे हमारे साथ। नेक्स्ट हमारी जो यूनिट है कुछ ठीक, यूनिट थर्ड है हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूनिट थर्ड ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट ए का कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी जो निर्देशांक सिस्टम होता है, निकाय होता है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। और इसका ही जुड़ा हुआ है हमारा जो वेक्टर अलजेब्रा फर्स्ट यूनिट है, उसमें भी हमने इसको काफ़ी कुछ पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन सिस्टम क्या होते हैं, उनके पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो सब पढ़ना है। इस यूनिट में अगर हम देखें हमें क्या क्या पढ़ना है, लिखा है 2D एंड 3D कार्टेशियन। मतलब कि जैसे जो चित्र हम देखते हैं वो या तो 2D में होते हैं या 3D में होते हैं। 2D का मतलब अगर कोई भी दो एक्सिस के ही बीच में, यानी दो विमाएं अगर होती, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई। अब यहाँ पर जो भी हम चित्र वगैरह जो भी बनाते हैं, इमेज वगैरह, उसको हम 2D इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब एक है 3D। 3D में हमको पूरा बिल्कुल रियल लगता है 3D में। उसमें क्या होता है, उसमें हम तीनों डायमेंशंस को लेते हैं, ऐसे करके भी हो सकता है, ऐसे भी करके हो सकता है। तो ये एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड, ये तीनों डायमेंशन। तो इस प्रकार से जब कोई चित्र बनाया जाता है तो वहां पे उसको कहते हैं 3D। कार्टेशियन का मतलब होता है जब इस प्रकार की सरफेस में हम कोई चित्र बनाते हैं तो उसको हम कार्टेशियन बोलते हैं, एक निकाय बोलते हैं। तो जैसे अगर 3D की बात करें हम आप, तो जैसे यहाँ पे 3D, ठीक है। जैसे ये चित्र देखिए, ये 3D चित्र हो गया। इसमें इसकी तीनों डायमेंशन हमें दिख रही, पीछे वाली भी दिख रही, ऊपर वाली और सामने वाली भी दिख रही, तो इसको बोलते हैं 3D। 2D की बात करें तो जैसे ये 2D हो गया। इसमें क्या हो रहा है, एक तो हमें हॉरिजेंटल वाली दिख रही है, एक वर्टिकल, इसके पीछे क्या है उसका हमें नहीं पता चल रहा है, तो इसीलिए हम इसको 2D बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो ही डायमेंशन हमें दिखती हैं। और 3D में क्या होता है, तीनों डायमेंशन हमें दिखती हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं 2D एंड 3D। आगे जो है स्फेरिकल एंड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। स्फेरिकल, ठीक है, सिलेंड्रिकल, इस प्रकार से स्फेरिकल, तो इनके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं उनको हमें देखना है। बेसिस वेक्टर्स, बेसिक होना चाहिए था। और ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती है, ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी कई टाइप हम पढ़ेंगे। रोटेशन भी पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन भी, और डायलेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसी में हम पढ़ेंगे फैराडे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी, फैराडे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये एक ओवरव्यू है इसका। आगे बात करें तो लिखा है एक्सप्रेशंस फॉर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी वेक्टर जब विस्थापित हो जाते हैं, डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं, तब वहां पर क्या एक्सप्रेशंस होते हैं। मान लीजिए जैसे एक 2D इमेज बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए और ये वाई मान लीजिए। कोई एक वेक्टर यहां पर था, वेक्टर ए,
इसकी कुछ पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट्स होंगे, मान लीजिए एक्स आई कैप, और दूसरा जो एक्स आई कैप वाई जे कैप, क्योंकि 2D की बात कर रहे हैं तो 2 ही डायमेंशन होंगे इसमें। ऐसे ही अब क्या होगा, अगर मान लीजिए रिप्लेस हो गया, यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर आ गया, तब ये वेक्टर मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, तब यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ है, तब इसके कोऑर्डिनेट्स में क्या अंतर होगा, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा आर्क लेंथ, भुजाओं की लंबाइयाँ वगैरह हमें निकालना है। एरिया एलिमेंट्स की बात करेंगे, जो हमारा एलिमेंट्स होता है उसका एरिया हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। आगे है वॉल्यूम एलिमेंट्स, वॉल्यूम एलिमेंट्स का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। ग्रेडियंट की बात करेंगे, ये भी मैथ का ही है, इंटर का। डाइवर्जेंस एंड कर्ल इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, अगर आपने बीएससी में मैथ भी लिया हुआ है तो वहाँ पर एक मैथ के ही अंदर ये वाला आपको दोहरा फायदा होगा, क्योंकि आप मैथ में भी इसको पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं, तो ये समझ में ना आया ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इसको बस ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, यानी हमें क्या करना है, विभिन्न प्रकार के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हमें एक्सीलरेशन को भी फाइंड आउट करना है, उसके का जो कंपोनेंट है उसको फाइंड आउट करना है, और जो वेलोसिटी ऑफ कंपोनेंट्स है उसको भी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक प्रकार से इसी टाइप में हम पढ़ेंगे इसको, जो फ्रेम्स होते हैं उनके जो कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, तो इनर्शियल और नॉन इनर्शियल क्या होते हैं, जिसको आपने पढ़ा होगा जड़त्वीय और अजड़त्वीय। ठीक है, जड़त्वीय और अजड़त्वीय, इस प्रकार से आपने पढ़ा होगा, उसकी हम बात करेंगे। अगला जो पॉइंट है कोऑर्डिनेट्स सूडो एक्सीलरेशन विद एग्जांपल। अब जो फर्स्ट यूनिट हम पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा, वहाँ पर हम बात करेंगे सूडो स्केलर्स के बारे में और सूडो वेक्टर्स के बारे में, और इस यूनिट में हम बात करेंगे सूडो एक्सीलरेशन के बारे में। तो कितना बढ़िया है, पहले हम बात करेंगे सूडो स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में, फिर हम बात करेंगे स्केलर्स के बारे में, यहाँ पर एक्सीलरेशन के बारे में बात करेंगे। एक्सीलरेशन को हिंदी में बोलते हैं त्वरण, इसकी हम बात करेंगे विद एग्जाम्पल्स, यानी इनके उदाहरण को समझते हुए, इसका यूज करते हुए हम इनको समझेंगे। नेक्स्ट जो यूनिट है हमारी, ये यूनिट हो गई थर्ड, और नेक्स्ट यूनिट है हमारी इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स। इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स, ये है यूनिट 4। यूनिट 4 थोड़ा जूम कर देता हूं ऐसे। अब इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, मैं अभी ज़्यादा एनालिसिस नहीं करूंगा, क्योंकि वरना तो ये जो लेक्चर चल रहा है पूरा सिलेबस एक लेक्चर में हो भी नहीं पाए। तो मैं एक मेन पॉइंट बता दूं कि एक हमें बढ़ना क्या है, उसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम पूरा यूनिट वाइज जो इसका एनालिसिस करते चलेंगे, उसको पढ़ते भी चलेंगे। इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। इंट्रोडक्शन टू टेंसर्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, कह रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉज, जो हमारे विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम एज द बेसिस फॉर डिफाइनिंग, यानी कि जो बेसिक से हमारे जो पॉइंट्स होते हैं उनको डिफाइन करते हुए उनका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके रिस्पेक्ट में हम इनके इनवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉज के बारे में भी पढ़ेंगे। प्रिंसिपल मतलब सिद्धांतों को देखते हुए, सिद्धांत अगर मैं समझाना चाहूँ, जैसे कहा जाए कि हवा क्यों चलती है भाई, हवा जो विंड होती है
तो क्यों चलती है, क्या कारण होता है इसके चलने का। तो वही मैं अगर इसका सिद्धांत की बात करूं, हवाओं को टाइप अलग अलग बांट दी जाएंगी, वो उनके रीजन के हिसाब से, उनके क्षेत्र के हिसाब से बांट दी जाएंगी, वो उनके ऊंचाई के हिसाब से बांट दी। लेकिन मेन सिद्धांत क्या रहेगा कि भाई जो हवाएं होती हैं वो क्या करेंगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी, यानी जहां पर ज्यादा है वो कम वाली जगह पर जाएंगी, ताकि एक बैलेंस बना रहे। प्रकृति का भी तो यही नियम है, बैलेंस बनाने का। अब मानव उसमें हस्तक्षेप करके उसको बिगाड़ने की कोशिश करता है। तो मेन जो सिद्धांत होते हैं वो नेचर से ही रिलेटेड होते हैं, ठीक। तो वही हमें यहाँ पर पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ इनवेरिएंस ऑफ फिजिकल लॉज विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी विभिन्न प्रकार के जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेंगे उनके बारे में हमें पढ़ना है। उनके इनवेरिएंस जो फिजिकल लॉज होंगे वहां पर अप्लाई होंगे, उनके इनवेरिएंस के साथ उनको सिद्धांतों को भी हम देखेंगे। आगे कह रहे हैं टेंसर्स, टेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब चूंकि अभी इस टॉपिक को स्टार्ट नहीं करना तो ज़्यादा बताना है, क्योंकि बताना भी नहीं है वरना तो उलझ जाएंगे। कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर जनरल स्पेस ऑफ एनडी और कंट्रावेरिएंट कोवेरिएंट मिक्स्ड टेंसर्स एंड देयर रैंक्स। ये टेंसर्स के ही टाइप हैं, इनके बारे में पढ़ना है हमें। ये टेंसर्स के ही टाइप हैं। 4 वेक्टर्स, इंडेक्स, नोटेशन एंड समेशन, कन्वेंशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टेंसर। जैसे हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा है, वेक्टर का एडिशन, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, उनकी प्रोडक्ट जिसमें डॉट प्रोडक्ट भी आती है और क्रॉस प्रोडक्ट भी आती हैं, वैसे यहाँ पर टेंसर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका सब्सट्रैक्शन पढ़ेंगे, उनका एडिशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर्स। तो जैसा कि अभी का ये सब, हेलो साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे टाइप को पढ़ते चलेंगे। ज्ञान जीएस में। तो एग्जांपल्स ऑफ टेंसर्स इन फिजिक्स, ठीक है, मतलब फिजिक्स में इन टेंसर्स के उदाहरण क्या क्या, उसको भी हम देखते चलें, इनके एग्जांपल्स को। नेक्स्ट, अब जो पार्ट हमारा स्टार्ट होगा, सिलेबस बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स, और ये पार्ट ए नहीं है, ये पार्ट बी है, क्योंकि पार्ट ए हम डिस्कस कर चुके हैं। ये पार्ट बी है जिसका नाम मैंने आपको बताया था, न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। आप लोग चिंतित मत होइए, इसको हम हिंदी में भी बताते हुए चलेंगे जब इसको हम पढ़ाएंगे। ये जो पार्ट भी है इसका नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। जैसा कि स्टार्टिंग में बात की थी कि जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस, इसको 2 पार्ट में बांटा गया। दोनों ही पार्ट में 4-4 यूनिट्स हैं। पहले पार्ट में 4 यूनिट्स हैं और दूसरे पार्ट में भी 4 यूनिट्स हैं। पहले पार्ट की हम बात कर चुके हैं, अभी दूसरा पार्ट हमारा स्टार्ट होता है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे सिलेबस के बारे में, जो भी 4 यूनिट्स शेष बची हैं देख लेते हैं। ये पार्ट बी का नाम है न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन, और ये है हमारी ये फर्स्ट यूनिट, सॉरी फर्स्ट नहीं, ये तो 5th यूनिट है। 4 यूनिट हमने पार्ट ए में डिस्कस कर ली थी। ये है हमारी 5 यूनिट, डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। गतिकी बोलते हैं डायनामिक्स को हिंदी में, ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बारे में इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है, मैंने हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। इसमें हमें पढ़ना है रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल review of historical development of mechanics up to Newton,
यानी कि जो न्यूटन थे उनके जो गतिकी सिद्धांत मैकेनिक्स के जो प्रिंसिपल थे उनको हम पढ़ते हुए चलेंगे, उनके रिव्यू के बारे में, और उनका मतलब ऐतिहासिक सिद्धांत कैसे जो है स्टार्ट किया था उन्होंने अपने प्रिंसिपल्स को देना, कैसे मैकेनिक्स लेकर के आए थे, उसको हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनाते हुए चलेंगे। कह रहे हैं बैकग्राउंड स्टेटमेंट एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ न्यूटन्स एक्सियोम्स ऑफ मोशन, यानी कि जो गति के जो एक्सियोम्स हैं न्यूटन्स के, उसको हम बात करेंगे। कैसे बात करेंगे? उसके क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे, उसके स्टेटमेंट की बात करेंगे और उसके भी बैकग्राउंड की बात करेंगे। आगे डायनामिक्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, कोई भी पार्टिकल्स होता है उसकी डायनामिक्स क्या होती है उसको भी हम देखेंगे। सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास मोशन, ठीक है, कोई भी पिंड है उसकी गति जब वो करता है तो किसी न किसी पॉइंट के सापेक्ष तो करता ही है, उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, तो सेंटर पॉइंट के सापेक्ष उसकी डायनामिक्स क्या होती है उसको भी हम पढ़ेंगे। Conversation laws, their deductions, rotating frames of references जिसको बोलते हैं निर्देश तंत्र, जनरल डेरिवेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ सूडो फोर्सेस। अभी सूडो फोर्सेस बार बार आ रहा है, जब आप पहली यूनिट में पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सूडो फोर्सेस इसमें क्या है? यूलर्स, कोरियोलिस एंड सेंट्रीफ्यूगल इन रोटेटिंग फ्रेम एंड इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। जो कोरियोलिस फोर्स, आप जब ज्योग्राफी अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पे बताया जाता है जो पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी के घूमने का एक इम्पॉर्टेंट कारण रहता है कोरियोलिस बल, जो पृथ्वी को क्या करता है? घुमाता रहता है, उसकी सर्कुलर जो मोशन होती है इलेप्टिकल मोशन उसको करता रहता है। और इसमें यह भी कहा जाता है कि जो हवाएं घूमती हैं चलती हैं, ये हमारा एक नॉर्थ हेमीस्फीयर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा साउथर्न हेमीस्फीयर। तो इसमें क्या होता है? हवाएं घूमती हैं, ठीक है। कैसे घूमेंगी? दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे हवाएं चलती है ना, इसकी पेटियां बनती हैं, पहली पेटी में इस टाइप से, दूसरी में ऐसे चलती हैं, ऐसे इधर भी हवाएं चेंज हो जाती है। तो इनका जो मेन काज होता है वो होता है कोरियोलिस बल, ठीक है। तो उसी वही यहाँ पर हम बात करेंगे, लेकिन थोड़ा फिजिक्स के टर्म से बात करेंगे। कोरियोलिस बल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, केंद्रीय जो बल लगता है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अगली जो यूनिट है हमारी डायनामिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, यूनिट 6, इसका नाम है डायनामिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। ये इसमें क्या क्या देखना है हमें? तो हम इसमें देखेंगे जो एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय जिसको वेग बोल देते हैं, ऐसे आपने पढ़ा होगा रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम। वैसे ही जब कोई भी वस्तु जो है सर्कुलर मोशन करती है तो वहाँ पर इसको हम एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। कोणीय वेग या संवेग, कोणीय वेग ज़्यादा, और टार्क्यू जो बल आघूर्ण आपने पढ़ा होगा, ये बिल्कुल फिजिक्स अब आ गया, जो आपने इंटर में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा। बल आघूर्ण क्या होता है? रोटेशनल एनर्जी एंड द इनर्शिया टेंसर, इनर्शियल टेंसर होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। रोटेशनल इनर्शिया फॉर सिंपल बॉडी, सिंपल बॉडीज मतलब जैसे कि रॉड हो गई है, रेक्टेंगुलर कोई लैमिना हो गया है, कोई रिंग हो गई, कोई डिस्क है, या सॉलिड एंड हालो कोई सिलेंडर है, या सॉलिड एंड हालो कोई स्फीयर हो गया, मतलब कोई सिलेंड्रिकल शेप हो गई या कोई स्फेरिकल शेप हो गई, वहाँ पर जो इनको हम सिंपल बॉडी बोल देंगे। उनका हमें क्या पढ़ना? रोटेशनल इनर्शिया, जैसे कि कोई भी मान लीजिए वस्तु है तो किसी न किसी एक्सिस पे तो सापेक्ष मूव करती है। जैसे अगर साइकिल का पहिया भी अगर घूमता है तो वो भी धुरी के सापेक्ष ही घूमता है। तो वैसे ही क्या है, रोटेशनल इनर्शिया है, एक मतलब रोटेशनल जिसके सापेक्ष घूमती है, वो उड़न करती है, ठीक है। इनर्शिया मतलब उसका जड़त्व, वो कहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे साइकिल धुरी से जुड़ा हुआ है, यहाँ से घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है। और क्या पढ़ेंगे? कंबाइंड
ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन ऑफ रिजिड बॉडी ऑन हॉरिजेंटल एंड इंक्लाइंड प्लेन्स। हॉरिजेंटल मतलब कोई क्षैतिज प्लेन है, मतलब क्षैतिज कोई प्लेन है। इंक्लाइंड का मतलब वो कोई भी क्षैतिज से एंगल बनाते हुए रखा हुआ है, ऐसे थीटा एंगल, तो इसको बोलते हैं इंक्लाइंड प्लेन। इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता के बारे में पढ़ना है। इलास्टिक कांस्टेंट क्या होते हैं एंड देयर रिलेशनशिप हम पढ़ेंगे। बेंडिंग ऑफ बीम एंड टॉर्जन ऑफ सिलेंडर, इनकी बीम के बारे में बात करें, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कैसे ये बनते हैं। ये हो गई हमारी यूनिट 6 डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। नेक्स्ट यूनिट है हमारी शायद ये यूनिट 7 है, यूनिट 7। इसका नाम है मोशन ऑफ प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट। कोई भी ग्रह हो गया, कोई भी उपग्रह हो गया, वो कैसे गति करता है, कैसी गतियां होती हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करें, जैसे आपने ऑर्बिट्स के बारे में पढ़ा होगा। कोई भी प्लेनेट है, कोई भी सैटेलाइट है, वो अपनी कक्षाओं में घूर्णन करता है, घूमता है। तो उन कक्षाओं में कुछ पोलर ऑर्बिट्स भी होती हैं, कुछ लो अर्थ ऑर्बिट होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ऑर्बिट्स होती हैं, तो उनके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है कि कोई भी प्लेनेट है, कोई भी सैटेलाइट है, तो वो मोशन कैसे करता है, कैसी मोशन होती है, मतलब गति कैसी होती है उसकी। मोशन का मतलब होता है गति, उसके बारे में पढ़ना। इसमें लिखा है कि 2 पार्टिकल सेंट्रल फोर्स प्रॉब्लम, जो 2 पार्टिकल, कोई भी 2 पिंड हो गए, उनकी जो सेंट्रल फोर्सेस की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी हमें देखना है। रिड्यूस्ड मास को भी पढ़ना है। रिड्यूस्ड मास, रिलेटिव एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, कोई भी पिंड होता है तो उसमें कुछ ना कुछ तो मास होता है, जिसके सापेक्ष वो गति भी करता है, तो अपने मास को साथ लेकर के ही गति करता है। तो उसके सापेक्ष यहाँ पे जो उसका सेंटर केंद्र होता है, उससे हमें जुड़े हुए सारे तथ्य को पढ़ना है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है, कैसे जब पृथ्वी से कोई वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो वापस नीचे क्यों आ जाती है, इसको बोलते हैं पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। उसको हमें यहाँ पर पढ़ना। दूसरा कह रहे हैं कि आखिर ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो क्या होता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। आगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यानी कोई भी ग्रह है वो गति करता है, तो वहां पर केपलर ने कुछ नियम दिए। केपलर एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने ग्रहों की गति के सिद्धांत दिए थे, मतलब नियम दिए थे कि कैसे ग्रह गति करते हैं, और जो गति करते हैं उनको हम कहते क्या है, तो वो हैं केपलर्स के प्लेनेटरी मोशन के कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, उनको पढ़ना है। एंड देयर डिडक्शंस, और उनके डिडक्शंस को भी पढ़ना है, उनका क्या बिहेवियर रहता है। मोशंस ऑफ जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड बेसिक आइडिया ऑफ ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जीपीएस। जीपीएस आपने पढ़ा, जब आप मैप पर कोई भी चीज़ देखते हैं, आप किसी जगह को डालते हैं, ठीक है, जैसे गूगल मैप चलता है तो उस पर आप क्या करते हैं, कोई भी लोकेशन डालते हैं, वो क्या करता है आपको उस क्षेत्र में ले जाता है, वो बिल्कुल उसको जीपीएस सिस्टम होता है। तो उस जीपीएस सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो प्लेनेट मूव करते हैं, जो रोटेशन करते हैं, वो ऑर्बिट्स में करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो ऑर्बिट्स बनती हैं वो कई टाइप की बनती हैं। जैसे यहाँ पर जैसे हमने बोला कि लो अर्थ ऑर्बिट होती हैं, ठीक है, पोलर ऑर्बिट्स भी होती हैं, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर अब इनकी जो गति होती है, मोशन, इनकी गति जैसे जो जियो सिंक्रोनस एंड जियो स्टेशनरी, भू स्थित की इसको बोल देते हैं। भू स्थित की जो कक्षाएं होती हैं, उसमें जब सैटेलाइट जो है मोशन करता है तो उसको बोलते हैं भू स्थित की कक्षाएं, मतलब भूमि के सापेक्ष स्थिर दिखती हैं,
एंड बेसिक ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। और जीपीएस सिस्टम होता है, इसके बारे में भी हम बात करें, कैसे जो है लोकेशन दिखाई दे जाती है, हमें मोबाइल से ही लोकेशन को ट्रेस कर लेते, तो वो होता है जीपीएस सिस्टम। ये कई देशों का अपना अलग भी है, ठीक है, जैसे अमेरिका का अलग है, चाइना का अलग है, ठीक है। वैसे ही अब भारत का भी आ गया एक नाविक, भारत का आ गया नाविक, ठीक है। आगे नेक्स्ट यूनिट की बात करें, लास्ट यूनिट भी है ये हमारी, वेव मोशन। ये यूनिट 8 वैसे फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ फिजिक्स की लास्ट यूनिट है वेव मोशन, तरंगों की गति। तो तरंगों की गति में हमें पढ़ना क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो लिखा है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड इट्स सॉल्यूशन, यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स नोटेशन। ये थोड़ा क्रिटिकल एरिया में पहुंचते हैं। डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशंस, क्वालिटी फैक्टर्स के बात करेंगे हम यहाँ पे। कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल रेखीय गति बोलते हैं, हार्मोनिक मोशन जो होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। कोई भी जो तरंग होती है वो कैसे गति करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है उसकी, ठीक है। और सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, इसके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, एंड यूज ऑफ कॉम्प्लेक्स, उनके नोटेशन, उसके जो सूचकांक होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होते हैं, उनका जो कंपोजिशन होता है वो क्या होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव मोशन, जो तरंगों की गति होती है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनती है। डिफरेंशियल जो शब्द है वो डिफरेंशिएशन से आया, यानी अवकलन से आया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जाएगा, उसी से इसका निकलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, प्लेन प्रोग्रेसिव वेव्स इन फ्लड मीडिया, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज चेंजेस क्या होते हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा फेज वेलोसिटी होता है, ठीक है, इस प्रकार से। प्रेशर एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रेशर एंड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब इनका वितरण कैसे ऊर्जा का वितरण होता है और कैसे दाब का वितरण होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जो विंड होती है, हवा होती है, वो क्या करती है, क्यों चलती है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। क्योंकि क्यों चलती है, वो भाई बैलेंस करने के लिए चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ऐसे ही जब पानी बहता है, वाटर क्यों बहता है, तो भाई ये ढाल के कारण बहता है। ढाल के कारण मतलब एक स्थान ऊंचे पर है, एक नीचे पर है, तो यहाँ से जब ऊपर वाले स्थान से अगर पानी आएगी तो कहाँ जाएगा, जाहिर सी बात है नीचे की ओर ही जाएगा, क्योंकि जिधर इसको ढाल मिलेगी उधर ही जाएगा। हम आप भी तो यही करते हैं, जिससे हमें ज़्यादा आशा होती है उसी से हम काम करवाते हैं, उसी से हम ज़्यादा मतलब अपना संपर्क भी रखते हैं, तो वही हिसाब होता है। कोई ये सिद्धांत होते हैं, पानी भाई ढाल के कारण बहेगा ऊंचे से नीचे की ओर, हवा भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही बहेगी। वैसे यहाँ पर कुछ सिद्धांतित होते हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे वितरण किया जाता है। अब इनका जो जैसे हवा है तो इसकी अलग अलग पेटियां बन जाएंगी, लो प्रेशर की पेटी हो जाएगी, हाई प्रेशर की पेटी हो जाएगी। आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव्स, सुपरपोजिशन मतलब अध्यारोपण, यहाँ पे बात की है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। जो तरंगे होती हैं इनका अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होती है, जब कोई दो तरंगे आकर के आपस में मिल जाती हैं तो एक नई वेव बन जाती है, तो वहां पर उनके मिलने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम बोलते हैं सुपरपोजिशन। और यहाँ पे जो सिद्धांत लगता है उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। नेक्स्ट जो टॉपिक है स्टेशनरी वेव्स। अब यहाँ पे वेव्स के टाइप्स की बात हो जाएगी, वेव्स का टाइप्स क्या होता है, तो उसमें हमें स्टेशनरी वेव्स पढ़ना, उसकी जो फेज एंड ग्रुप वेलोसिटी होती तो उसके बारे में हमें पढ़ना। तो ये हमारा एक सिलेबस का खाका हो गया जो हमें पढ़ना है मेनली।
पूरे इस फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये हमारी 8 यूनिट हो गई थी। पूरे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ फिजिक्स का जो सिलेबस था इसको हमने 2 पार्ट में बांटा था। पार्ट ए जो था हमारा वो था बेसिक मैथमेटिकल फिजिक्स। दूसरा जो पार्ट था हमारा न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन। इन दोनों में हमने 4-4 यूनिट्स को रखा है, चारों की हमने बात की है। अब हम क्या करेंगे, आज से थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारी फर्स्ट यूनिट है वेक्टर अलजेब्रा, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। कुछ टॉपिक्स को हम पढ़ते चलते हैं, कुछ बैकग्राउंड बनाते हुए चलते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट यूनिट थी। इतना तो हमने पढ़ा। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट यूनिट को। फर्स्ट यूनिट में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 1, इसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा, बीजगणितीय सदिश। इसको हमें पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें टॉपिक उठा करके चलेंगे। एक पीडीएफ तैयार की है, यहाँ से। मेजरमेंट, ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा इसके अंदर, जो हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट की। यूनिट फर्स्ट जिसका नाम बताया वेक्टर अलजेब्रा, यानी कि बीजगणितीय सदिश। तो इसकी फर्स्ट यूनिट को अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना भी है। सबसे पहले जो हम इसमें टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा हम बैकग्राउंड ऑफ इंटर्स, यानी जो आपने इंटर में पढ़ा है उसी का बैकग्राउंड बनाते हुए चलेंगे। उसी से हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा एक लो लेवल से हाई लेवल की ओर चलेंगे, यानी बेसिक टू एडवांस चलेंगे, तो उसको समझने में आसानी रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे मेजरमेंट यानी मापन की। इसको बोलते हैं मापन। कि इसमें क्या देखें कि ये मापन होता क्या है, ये मापन क्या होता है। तो बात करें बच्चों, सबसे पहले क्या होता था, जब हमारे पास इनको कैलकुलेट करने की कोई व्यवस्था नहीं थी तो एक सिस्टम चलता था जिसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। इसका अगर आप अभी एग्जाम्पल देखना चाहें तो ये शहरों में तो बहुत कम मिलता है, मेरे ख्याल से तो होता है, लेकिन गांव में अभी भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिल जाए। वो कैसे मिलेंगे, गांव में बहुत से लोग आते रहते हैं फेरी वाले कुछ ना कुछ बेचने। तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि घर में क्या होता है, घरों में कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ले ली। मान लीजिए कोई भी कुछ, जैसे मान लीजिए कोई आम बेचने वाला आ गया, कोई आम बेचने वाला आ गया, तो अब मान लीजिए किसी के पास पैसा नहीं, तो गांव में क्या होता है कि उसको अनाज के बदले आम मिल जाता है। उसने कुछ गेहूं दे दिया या धान दे दिया, उसके बदले में उसको वो आम मिल गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु मिल जाए तो उसको बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन अभी ये इस समय काफ़ी सरल है। बात हम बहुत पहले जाएं, अपने ऐतिहासिक काल में जाएं, तो ये बड़ा ही टफ हो जाता है। टफ क्यों हो जाता है, तो होता क्या था, उस समय उत्पादन होता था कम। इतिहास की बात करें तो उत्पादन होता था कम। तो होता क्या था कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है। कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति बी है।
अब मान लीजिए इसने कुछ उत्पादन किया, कुछ फसल उगाई, मान लीजिए कि उगाया इसने गेहूं, इसने गेहूं उगाया। एक व्यक्ति भी है, इसको लिख देते हैं ये व्यक्ति है, और एक ये व्यक्ति है, व्यक्ति ए और व्यक्ति बी। व्यक्ति ए ने अपनी फसल जो उगाई वो है गेहूं, और व्यक्ति बी ने फसल उगाई मान लीजिए कि धान उगाया। अब ऐसा तो है नहीं कि इसने धान उगाया तो इसे गेहूं की जरूरत ना हो, या इसने गेहूं उगाया है इसे धान की जरूरत ना हो, ऐसा तो नहीं होता। तो इसे भी गेहूं की आवश्यकता पड़ सकती है और इसे भी धान की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब उस समय होता क्या था, इसको धान की आवश्यकता है, इसको गेहूं की आवश्यकता है, तब ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे कि भाई हमें धान की आवश्यकता है, ये कहेगा हमें धान की आवश्यकता है और आपको गेहूं की आवश्यकता है, तो आप ऐसा कीजिए गेहूं मेरे से ले लीजिए और धान मुझे दे दीजिए। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका एक्सचेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तुओं का विनिमय, वस्तुओं का एक्सचेंज हो जाएगा, वस्तुओं को बदल लिया जाएगा आपस में। इसको बोलेंगे वस्तु विनिमय प्रणाली। लेकिन अभी ये सरल लग रहा है, थोड़ा और नीचे जाते हैं तो होता क्या है। अब मान लीजिए अभी तो यहाँ स्पष्ट था भाई, दो व्यक्ति थे, एक के पास गेहूं था, एक के पास धान था, दोनों को आवश्यकता थी, धान वाले को गेहूं की आवश्यकता थी और गेहूं वाले को धान की आवश्यकता थी, दोनों मिल गए, दोनों ने एक्सचेंज कर लिया। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी डिमांड सेम ही हो। अब मान लीजिए इसको तो धान गेहूं की आवश्यकता नहीं है, तब ये क्या करेगा बेचारा, तो क्या करेगा, ये ऐसे व्यक्ति को ढूंढेगा कि अगर इसे मान लीजिए धान की आवश्यकता है, ठीक है, इसके पास धान है लेकिन ये धान को देना नहीं चाह रहा, मतलब इसके पास जितना है वो इसी के लिए पर्याप्त है, इसी के लिए वो इसको अब दे नहीं सकता है। लेकिन ये जो व्यक्ति है इसे धान की आवश्यकता है, अब इसे तो धान चाहिए, अब इसे धान कहाँ से मिलेगा, तब इसको क्या करना पड़ेगा, इसे एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा जिसके पास धान हो और उसे गेहूं की आवश्यकता भी हो। यानी कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढे जिसके पास धान है और बदले में उसे भी धान के बदले में गेहूं चाहिए, ठीक है। तो क्या करेगा, ये दोनों आपस में बदल लेंगे, जिस उसे गेहूं की आवश्यकता है तो गेहूं को दे देगा और उसे धान की आवश्यकता है तो धान को दे देगा, तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। तो अब इस समस्या ये आती थी, मान लीजिए ये तो गेहूं धान की बात हो गई, अब मान लीजिए किसी के पास दाल है, किसी के पास दाल है और इसके पास गेहूं है। अब इसको तो दाल चाहिए और इसको गेहूं चाहिए है, जिसके पास दाल है उसे गेहूं चाहिए है और जिसके पास गेहूं है उसे दाल चाहिए। लेकिन इन दोनों में कंपैरिजन क्या है, क्या गेहूं के बराबर दाल भी दी जा सकती है। अगर मान लीजिए 1 किलो गेहूं ये ले रहा है दाल वाला, तो क्या 1 किलो दाल ही इसको देगा, दोनों का तो प्राइसेस अलग अलग है, दोनों की वैल्यू भी अलग अलग है। तो ये समस्या बहुत आती थी कि आखिर इसको एक्सचेंज कैसे करें, कैसे दाल के बदले में गेहूं दें। अगर हम एक्सचेंज कर भी रहे हैं तो 1 किलो गेहूं के बदले कितनी दाल दें, तो ये बड़ी समस्या आती थी, क्योंकि मापने के लिए तो कुछ था ही नहीं। जैसे आज हम बात करते हैं 1 किलो पाउंड में बात करते हैं, ग्राम में बात करते हैं, तो उस समय तो ऐसी कोई व्यवस्था थी नहीं, तो ये बड़ी समस्याएं आती थी। तो वहीं से तो कहा गया ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, यानी समस्या ही समाधान को लेकर के आती। जब तक समस्या नहीं है तब तक समाधान खोजने की आवश्यकता ही नहीं होती, जब समस्या उत्पन्न होती है तो समाधान भी होता है। जैसे कोरोना महामारी आई तो उस समय हमारे पास कोई समाधान ही नहीं था, लेकिन जब ये समस्या आ गई तो धीरे धीरे चल करके इसका समाधान भी हमने खोजा, वैक्सीन आ गई इसकी। तो वैसे ही ये हुआ है कि ये जो एक्सचेंज प्रणाली थी इसमें बहुत सी समस्या आती थी, कैसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलें, दोनों की तो वैल्यू अलग अलग होती है। तो वहां पर एक सिस्टम लेकर के आए मापन, क्योंकि अब अभी तो मैंने कह दिया ये 1 किलो गेहूं है, लेकिन अब उसको 1 किलो कैसे मापेंगे, हमें तो ये भी नहीं पता था उस समय कि किलो क्या होता है और 1 किलो ही क्या है।
तो हम वहां से लेकर के आए मेजरमेंट, मापन जिसको बोलते हैं मापन। इसमें होता क्या है कि कोई भी जो वस्तु है, कोई भी वस्तु है, मान लीजिए हमारे हाथ में मार्कर है, ये मार्कर है हमारे हाथ में, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ऐसे हमने रखा तो इसका हम अनुमान आज लगा लेते हैं कि मान लीजिए 20 ग्राम की होगी या 30 ग्राम की होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो 20 या 30 की बात कर रहे हैं, ये क्या है, इसकी वैल्यू, इसका मान दिखा रहा है, कैसा, इसका वेट दिखा रहा है, ठीक है। इसके वेट की बात कर रहे हैं कि जो मार्कर है 20 ग्राम या 30 ग्राम की होगी। तो मापन में भी यही होता है कि कोई भी वस्तु है उसको जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसका प्रेक्षण करते हैं, तो वहां पे इसका जो संख्यात्मक मान आएगा कि ये 20 ग्राम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो जो 20 है, या 30 ग्राम की बात करें तो ये 30 है, तो वो क्या होता है, वो होता है मेजरमेंट, मापन। यानी ये क्या होता है, किसी प्रेक्षण का संख्यात्मक मान। जो मेजरमेंट होता है वो किसी भी प्रेक्षण, प्रेक्षण का मतलब ये है कि हमने कोई भी वस्तु ली, उसका हम प्रेक्षण कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो वहां पर उसका जो संख्यात्मक वैल्यू निकल करके आएगी उसको हम बोलेंगे इसका मेजरमेंट, इसका मापन, इसका मापन। तो मेजरमेंट क्या होता है, किसी भी प्रेक्षण का संख्यात्मक मान। मान लीजिए मार्कर है, जैसे मार्कर को भी छोड़िए हम, क्योंकि संख्यात्मक मान लीजिए 20, 5 या 30, 15, ये जो वैल्यू निकल करके आती है, मान लीजिए 7.5, इस प्रकार से जो वैल्यू आती है इनको हम बोलते हैं मेजरमेंट, मापन। तो ये तो हुआ मापन का टॉपिक हमारा। दूसरा हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। मापन में ही अब आ जाएंगे फिजिकल क्वांटिटीज। इनको बोलते हैं भौतिक राशियां, सॉरी, भौतिक राशियां। तो ये मेजरमेंट से ही जुड़ा हुआ है। मेजरमेंट में हम क्या करते हैं, उसके संख्यात्मक मान को प्रदर्शित करते हैं, उसका संख्यात्मक मान हम देखते हैं, ठीक है। लेकिन केवल 20 या 30 कहना तो उचित नहीं है ना। कोई भी भौतिक राशि होगी तो उसको मापने के टर्म्स भी तो अलग अलग होंगे, उसको मापने के टर्म भी अलग अलग होंगे। तो कोई भी जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हैं, इसमें क्या करेंगे, जिस वस्तु का हमने ऑब्जर्वेशन किया है, जिस वस्तु का परीक्षण किया है, उसको किन्हीं पदों में लिखेंगे। वो वस्तु क्या है, उसका हम क्या मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है, मास निकाल लें, क्या निकाल लें, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है यहाँ पर। तो ये भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियां। किसी भी भौतिक राशि जो मापन प्रदर्शित करेगी, ठीक है, जो हमने पीछे बात की है मेजरमेंट की, वहां पे हमने क्या किया, मापन किया, 20 ग्राम या 30 ग्राम निकाला है। अब किस वस्तु को माप रहे हैं, जिस वस्तु को मापेंगे उसको हम बोलेंगे राशि, क्वांटिटीज। जैसे मान लीजिए द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है, या द्रव्यमान हो गया, या मान लीजिए कि वेग है, ठीक है, वेग को माप रहे हैं, ये समय, समय को माप रहे हैं, ठीक है, ताप है, टेम्परेचर है, इसको माप रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है भौतिक राशि में कि ये वे राशियाँ होती हैं जिनका हम मापन करते हैं, ठीक है। यानी जब हमने पहले मापन किया तो उसमें तो हमने संख्यात्मक वैल्यू निकाली, अब संख्यात्मक वैल्यू हमने किसकी निकाली, उसको हम बोलेंगे यहाँ पे राशि, फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि। जैसे मास, द्रव्यमान निकालेंगे, 20 ग्राम आएगा, 30 ग्राम आएगा, तो वो क्या हो जाएगी, ये हो गई एक राशि जिसका हमने क्या किया था, पहले मापन किया था। अब मापन किसका किया था वो हमने लिख दिया। जैसे मार्कर का मैंने अभी बताया कि मार्कर मान लीजिए 20 ग्राम या 30 ग्राम की है, तो ये क्या होगा, एक प्रकार का इसका मास है, ठीक है।
मार्क 20 ग्राम। तो यहाँ पर वो राशियाँ होती हैं जिनका हम मापन करते हैं, ठीक है। तो कोई भी मेजरमेंट है, मापन है, तो मापन को हम जिन राशियों में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, यानी जो मापन किया है हमने जिनका, उनको हम जिन भी भौतिक राशियों में प्रदर्शित करेंगे उनको हम एक बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। किसी भी वस्तु का, किसी भी पार्टिकल का हम मापन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो किसका कर रहे हैं, वो क्या है, उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास, द्रव्यमान निकाल लें तो वो हो जाएगा मास, ठीक है। वेग का निकालेंगे, इसका जो वैल्यू आएगी तो ये वेग क्या कहलाएगा, इस फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएगी, ठीक है। और इसका जो मान है वो क्या कहलाएगा, मेजरमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिजिकल क्वांटिटी, इसमें भी बात करेंगे हम। अब आज तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि काफ़ी लंबा लेक्चर हो जाएगा। इसमें हम बात करेंगे, कुछ आएंगी फंडामेंटल क्वांटिटीज आएंगी और कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज आएंगी, कुछ ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यानी कि कुछ मूल राशियां होंगी और कुछ व्युत्पन्न राशियां होंगी। मूल राशियां मतलब जिनका मतलब अपना खुद का वजूद होता है, जो स्वयं से ही उत्पन्न होती हैं, किसी दूसरे की सहायता नहीं होती। और ड्राइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं, जो मूल राशियों के सहयोग से बनती। तो दोस्तों आज के लेक्चर में बस इतना ही, वरना काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।